हेलो गाइस, मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज से हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एनडीए के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, है कि नहीं। तो देहरादून मिलिट्री एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो होगा वो हम लोग पॉलिटी को बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। इसका पहला पार्ट होगा, एक तरीके से हम लोगों को आज इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, प्रॉपर इंट्रोडक्शन। प्रॉपर इंट्रोडक्शन इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से पॉलिटी को पढ़ना है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं फटाफट जल्दी से। तो अगर देखा जाए सबसे पहले क्या समझना है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब देखो, जो सोर्स है वो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई सबसे पहले हमारे देश में कौन आया, कि एक तरीके से कौन आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। कौन आई भाई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई भाई? सिंपल सी बात है, ट्रेड करने के लिए आई थी। किस लिए आई थी भाई? ताकि वो ट्रेड कर पाए। क्या कर पाए? ट्रेड। अब वो ट्रेड जो है वो कौन उसको अनुमति दे रहा था भाई? कौन उसको परमिशन दे रहा था कि भाई वो जाके भारत में जाके ट्रेड करे? तो हमारे देश में ब्रिटिश जो है या ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई। 1600 में आई भाई, और एक चार्टर दिया गया, एक रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको ये परमिशन दिया जाता है सरकार के द्वारा कि जाकर आप किसी भी जगह ट्रेड कर सकते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉयल चार्टर दिया था 1600 में कि भाई आप जाइए और इंडिया में ट्रेड करिए, इसमें कोई दिक्कत बात वाली बात नहीं। जैसे कि मान लो कि आज अगर हमारे देश में मोदी जी या फिर बीजेपी की गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हमारे देश में टाटा को बोल दे कि भाई जा तू और बोलीविया में जाके बिजनेस करो, तो मतलब क्या कि वहां पर जाकर कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस किया जा सकता है। किसके द्वारा? उस टाटा कंपनी के द्वारा। और वहां पर जो है वो सरकार सिर्फ नियम कानून लागू करके उससे टैक्स वसूलेगी। तो सेम वही बात जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था कि रॉयल चार्टर दिया गया भाई, किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और उसके बाद शुरू किया गया इसको ट्रेड। ठीक है, अब इसका जब ट्रेड स्टार्ट हुआ तो ट्रेड करते 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 1707 में, 1707 डेट याद रखिएगा, जब हमारे देश में मुगल सल्तनत को खत्म किया गया इनके द्वारा। ठीक है, 1707 में जब औरंगजेब को एक तरीके से क्या किया गया भाई? हराया गया था। अभी हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। और औरंगजेब से एक तरीके से सारी चीजें छीन ली गई थी और उसमें मोनोपोली जो है वो एक तरीके से क्रिएट कर लिया गया था। अब मोनोपोली क्रिएट करने का सिंपल सा मतलब ये था कि हम एक तरीके से ट्रेड की स्थापना कर पाए भारत में। ठीक है, अब प्रॉपर तरीके से आप देखो 1600 से लेकर 1707 तक जो है वो पूरा जकड़ लिया था पूरी हमारे देश को। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ के चलनी है कि भाई जो मेन फोकस था किसका? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि हमारे देश में ट्रेड करने का। ठीक है, वो धीरे धीरे कर वो हमारे देश में कब्जा करते चला गया। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखना है, थोड़ा सा क्लियर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और डेट याद रखना है, 1707 के बाद 1757। ठीक है, अब ये छोटी छोटी बात है जो कि आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। ठीक है, 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। क्या हुआ था भाई? बैटल ऑफ प्लासी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश में जो भी आज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया और किस तरीके से उसका इजाद हुआ, किस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन हुआ। तो भाई सिंपल सी बात है, हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से रूल करा भाई, खास करके हमारे देश को बर्बाद किया गया उसके द्वारा। तो भाई उसने ही शुरुआत करा था कि कानून लाने पे, कौन कौन से कानून कैसे कैसे काम करेंगे, और उसी तरीके से आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जो कि एक इम्पोर्टेंट जो देखने को मिलेगा बैटल रहा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, एक और बैटल हुआ था भाई। कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ, आपको देखने को मिलेगा बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। ठीक है, 1764 में, और ये टर्निंग पॉइंट था किसके लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। अब बैटल ऑफ बक्सर में हराने के बाद, ठीक है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश के राजाओं को हराया, और जिसके तहत जो है वो 1773 से क्या करने लगा? 1773 से अपनी रेगुलेशन लाने लगा। रेगुलेशन का सिंपल से मतलब कि अपना कानून झाड़ने लगा भाई, कि भाई अब आप हमारे कानून से चलिएगा। क्यों?
1764 में क्या हुआ भाई? तो 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो वहां पर जितने भी राजा थे उससे क्या ले लिया गया भाई? दीवानी। अब दीवानी किसने लिया? दीवानी लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्या लिया भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी ले लिया। अब दीवानी लेने का सिंपल सा लॉजिक ये था कि भाई आप हमें एक तरीके से टैक्स दीजिएगा, आप चाहे कितना भी टैक्स वसूले जनता से, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो है वो आप टैक्स जो होगा वो मेरे को प्रॉपर तरीके से देंगे या मैं कलेक्ट करूंगा वहां टैक्स, बाकी आपको जितना उसके अलावा लेना है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 1757 फिर 1764 उसके बाद 1773 से एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन लाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था। ठीक है, जिसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। देखो अब 1773 से 1853 तक यहां पर चला, इसको हम लोग बोलते हैं, दो टाइम पीरियड याद रखना जो कि समझ के चलना है। 1773 से 1853 तक क्या चला था भाई? यहाँ पर अगर देखा जाए कंपनीज रूल, क्या बोलेंगे? कंपनीज रूल। कंपनीज रूल मतलब किस तरीके से हमारे देश में कंपनी के द्वारा रूल किया गया। अभी हमने बताया कि 1600 में क्या हुआ भाई, फिर 1707 में क्या हुआ भाई। ठीक है, उसके बाद 1757, उसके बाद 1764 और 1773 से एक प्रॉपर जो बोला जाए ना कि कानून या फिर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। किसके लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम करेगी, कहाँ पर? भारत में। कैसे ट्रेड करोगे तुम लोग, ऐसा नहीं होगा तुम लोग मनमानी करोगे, क्योंकि धीरे धीरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका वर्चस्व बढ़ रहा था। उसका वर्चस्व बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि वो एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि भाई हम इंडिया को अपने हिसाब से चलाएं, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहते थे, क्योंकि उसको पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसके कहने पर पूरा वो ट्रेड करने आया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, आगे हम लोग कहानी के तौर पर भी समझेंगे, लेकिन 1773 से याद रखिएगा 1853 में कंपनी रूल आया था, मतलब इसके बीच में कंपनी रूल की थी हमारे देश में, और वो कंपनी का नाम जैसा कि आपको पता ही है ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है 1773 से 1853, अब 1858 से लेकर 1947 तक। अब 1853 में जो है लास्ट चार्टर आता है, हम आगे बताएंगे चार्टर क्या होता है। चार्टर एक तरीके से कानून टाइप में लाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ताकि जो है वहां पर सही तरीके से और भी अपनी जो ब्रिटिश कंपनी पर और भी शिकंजा कस सके। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो कंपनी 1853 तक, तो 1858 से 1947 तक इसको बोलते हैं हम लोग द क्राउन रूल। इसको क्या बोलते हैं? द क्राउन रूल। क्राउन रूल का सिंपल सा मतलब क्या है कि यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ के बाद 1853 के बाद मतलब 1857 तक जो है कंपनी रूल करके चली गई। ठीक है, लेकिन द क्राउन रूल में 1858 से लेकर 1947 तक जो है वो क्राउन रूल चला गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई तब ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टली कंट्रोल था हमारे देश के ऊपर। ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल था हमारे देश में। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल था। और डायरेक्ट कंट्रोल का सीधा सा मतलब क्या है भाई कि अब जो होगा वो पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रिटिश की गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश की पार्लियामेंट हमारे देश के ऊपर लगाएगी। ठीक है, तो ये बात याद करना। तो जो हम लोग देखो आजाद हुए ना 1947 में, तो 1947 में जब हम लोग आजाद होते हैं 1947 में, उसके बाद जो है लास्ट में आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। ठीक है, और जिसके तहत हम लोगों को जो है वो पूरा राजपाट सौंपा जाता है, मतलब एक तरीके से बोला जाए पूरी जो हमारे देश के टेरिटरी को हमें सौंपकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाती है, और साथ ही साथ पार्टीशन भी करके चली जाती है, जिसके तहत क्या होता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन जाते हैं। ठीक है, उसमें भी पढ़ेंगे हम लोग माउंटबेटन प्लान। लेकिन बस यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया कब था और किस तरीके से हमारे देश में जो है कानून व्यवस्था या फिर बोला जाए लॉ को इम्प्लीमेंट करने के बारे में बात किया गया था। ठीक है, तो ये जो है मोटा मोटी आपको समझ के चलना है ताकि आपको एक प्रॉपर जानकारी हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए भाई। अब देखो जो हम लोग प्रॉपर पहला, जैसा कि हमने देखा भाई कि कॉन्स्टिट्यूशनल
डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर एक एक कर आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। कि भाई कोई भी एक स्टेट या कोई भी कंट्री जिस तरीके से या फिर जैसे चलाई जाती है या फिर गवर्न की जाती है, उसमें एक कोई फंडामेंटल चीजें होती हैं जिसके तहत वो चलाई जाती है। जैसे एक राज्य है या फिर एक बोला जाए एक कंट्री है, एक कंट्री को रन करने के लिए एक नियम कानून होना जरूरी है। जैसे मान लो कि अगर कोई स्कूल है तो भाई सिंपल से एक स्कूल को भी रन करने के लिए नियम कानून चाहिए, है कि नहीं। एक आपका बॉडी भी अगर आपको रन करना है, आपकी बॉडी को भी सही तरीके से रन करवाना है, तो उसके लिए भी आप प्रॉपर डिसिप्लिन लेके चलोगे। सेम उसी तरीके का जो है रूल्स एंड रेगुलेशन लाया जाता है कोई भी स्टेट को चलाने के लिए। द आइडिया हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय एम एन रॉय। और यहाँ पर एक बंदे का नाम याद रखिएगा जो हमारे देश में जो है एम एन रॉय, ये एम एन रॉय है जिनके द्वारा जो है हमारे देश में सबसे पहली बार ये आइडिया दिया गया था कि भाई हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, हमारे देश में एक सेट ऑफ रूल्स होनी चाहिए जिसके बिहाफ पर पूरी कंट्री को या पूरी स्टेट को रन किया जा सके। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या था कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा तो कोई भी या हर एक इंसान जो भी है अपनी मनमानी कर सकेगा। तो भाई हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बना, ठीक है। एम एन रॉय जैसे महान महारथियों ने एक तरीके से हमारे देश के पूरे संविधान को रचा, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। और यहाँ के बाद हमारे देश की जो छवि है वो एक तरीके से चेंज हो गई। क्लियर, तो ये बात याद रखना है। तो हमें समझ में आ गया द ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब हर एक चीज का एक कुछ किसी ना किसी का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। जैसे बोला जाए आपका उद्देश्य क्या है भाई, एनडीए क्रैक करना। आपका उद्देश्य क्या है कि आप एक तरीके से वो मुकाम हासिल कर पाए, वो गोल अचीव कर पाए जो आप करना चाहते हैं। क्लियर, तो ये बात समझ के चलना है। तो यहाँ पर बोला गया ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इवॉल्व अ सर्टेन टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, कि ऐसा पॉलिटिकल कल्चर हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्या है भाई कि पॉलिटिकल कल्चर डेवलप किया जाए दैट इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज इंश्रिंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कि वहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या बहुत सारे ऐसे चीजें एस्टैब्लिश की जाए ताकि हमारे देश में जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को रन कराया जा सके, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक एक चीज आप समझ के चल सकते हैं। फिर सर्टेन फीचर्स आपको देखने को मिलेगा इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए एज अ मॉडर्न पॉलिटिशियन इंस्टीट्यूशन ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, है ना। कि जितनी भी सारे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जैसे कि आप लोग अभी आप सिविल सर्विसेज एग्जाम देखते हैं जो यूपीएससी है कि नहीं। पहले उसका नाम अलग ही था भाई, उसका नाम क्या था भाई, फेडरल, या पहले बोलते थे हम लोग सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। पहले आता था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद आया भाई फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसका नाम चेंज हो गया, मतलब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब रूल कर रहे थे हमारे देश में तभी आया था। अभी आगे पढ़ाऊंगा उसको, बस यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था। फिर आया एक तरीके से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर 1950 में इसका नाम बदलकर यूपीएससी किया गया, ठीक है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो कि एनडीए के एग्जाम करवाती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद एक प्रोविजनल भी खोला गया था। प्रोविंशियल क्या बोला जाता है, जैसे कि हम लोग आज बोलते हैं ना स्टेट्स, याद रखिएगा, जिसको आज हम लोग स्टेट्स बोलते हैं उसको पहले प्रोविंशियल बोला जाता था। क्या बोला जाता था, प्रोविंशियल। प्रोविंशियल मतलब एक स्टेट या एक क्षेत्र या एक एरिया जहां पर सारी चीजों को कंडक्ट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि आप देखते होंगे स्टेट पीसीएस वगैरह का एग्जाम होता है, तो वो सब सारी चीजें जो है वो कब इवॉल्व, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके टाइम पीरियड में ही, जब हमारे देश में वो थे। समझ में आ गया। तो वही बात बोला गया कि एज अ मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ओरिजिनेट एंड डेवलप्ड इन इंडिया। जितना भी आज आप मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, ठीक है, जितना भी आप एक तरीके से डेवलपमेंट देख रहे हैं, या इंडिया का जो भी कानून व्यवस्था है वो कहाँ से निकल के आया था, ब्रिटिश रूल के दौरान। और द ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ रूट इन द ब्रिटिश पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और जो उसका रूट देखने को मिलेगा ब्रिटिश इंडिया के रूल के दौरान ही हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट किया वहां से, ठीक है, और बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी भी लिया था, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग द कंपनीज रूल। मैंने क्या बताया भाई, दो तरीके से रूल किया गया हमारे देश में, जिसको सबसे पहला बोला गया, एक अभी मैं यहाँ पर मैंने एक बार फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है,
दो तरीके से रूल किया गया। सबसे पहला द कंपनीज रूल, ठीक है, जिसको समझ के चलना है, ठीक है, द कंपनी रूल। और दूसरा कौन सा, द क्राउन रूल, द क्राउन रूल, द क्राउन रूल, द क्राउन रूल, ठीक है। अब कंपनीज रूल और क्राउन रूल में सीधा सा अंतर ये था कि कंपनीज जो रूल में है, इट इज being done by, it is being done by ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके द्वारा भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। क्लियर। दूसरी बात अगर देखा जाए द क्राउन रूल, क्राउन रूल इट इज बीइंग डन बाय, इट इज बीइंग डन डायरेक्टली बाय किसके द्वारा भाई, ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर उस वक्त की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वही हमारे देश को रन कर रही थी। अब यहाँ पर क्या 1773 से लेकर 1853 तक, यहाँ तक। अब 1853 में लास्ट चार्टर आया था, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में रन कितने कहाँ तक करी भाई, 1857 तक। तो टिल हम बोला जाए तो टिल 1857 तक यह जो हमारे देश को रन किया गया, किसके द्वारा, कंपनीज रूल के द्वारा, ठीक है। और जो क्राउन रूल है वो क्राउन रूल आया था, अगर देखा जाए क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947, मतलब हमारा देश आजाद हुआ तब तक कौन था भाई, द क्राउन रूल। क्राउन रूल जिसमें डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रन करके चल रही थी हमारे देश को, ठीक है। तो 1858 से लेकर 1947 तक यहाँ पर याद रखना। और 1947 जो था वो 1947 टिल 1947, और यहीं पर जो है हमारे देश में जो पार्टीशन हुआ, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनटू टू पार्ट्स एज इंडिया और पाकिस्तान, एज इंडिया एंड पाकिस्तान, है कि नहीं। अब वो अलग बात है कि पाकिस्तान जो है वो दो भाग में बटा भाई, ठीक है। पाकिस्तान पहले हम लोग दोनों को बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। बाद में जो हमारे देश या फिर आप देखते हो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया, जो वेस्ट पाकिस्तान है वो आज भी पाकिस्तान है। क्लियर। तो उसको भी देखेंगे हम लोग आगे चलकर, बस यहाँ तक ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको। क्लियर। तो यहाँ तक आगे बढ़ते हैं भाई। अब सबसे पहला आपको देखने को मिलता है द कंपनी रूल 1773 से 1857 तक। क्लियर। यहाँ पर बोला जाए देयर आर सर्टेन इवेंट्स इन द ब्रिटिश रूल दैट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। बोला गया बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए, बहुत सारे ऐसे इवेंट या फिर ऐसे कारनामे किए गए, हम ऐसा बोल सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, जिससे तहत जो है हमारे देश में बहुत सारी लीगल फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। दिस इवेंट हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जिसके वजह से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी जो है वो एक तरीके से डेवलप हुआ। दे आर एक्सप्लेन्ड बिलो इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले आया था 1773 में रेगुलेटिंग, क्या आया था भाई 1773 में, 1773 में द रेगुलेटिंग एक्ट आया था कि भाई अब 1600 में आ गया था भाई, कौन, ब्रिटिश आ गया था, 1600 में आ चुका था। अब जब ये लड़ाई लड़ने लगा ना, जैसे आप लोग देखने को लगे बैटल ऑफ पलासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, तो ये सब जब लड़ाई करने लगा तो ये ट्रीटी वगैरह साइन करने लगा। ट्रीटी का मतलब एग्रीमेंट वगैरह राजा रजवाड़े से साइन करने लगा हमारे देश में। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसको लगी मिर्ची कि भाई इसको तो मैंने भेजा है भाई इंडिया, और ये ट्रेड तो कर ही रहा है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और हमारे नाम पर बहुत सारे उल्टे सीधे काम जो है वो ये भारत में कर रहा है। तो इसको लगा थोड़ा सा मिर्ची। और यहाँ पर क्या होता था, जैसे यहाँ के अगर कोई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई बंदा अगर काम कर रहा होता था ना, अगर इंग्लैंड जाता था बहुत सारा पैसा लेके जाता था और उसके रौब अलग होते थे, तो मतलब वहां के लोगों को चुभती थी बातें। कहाँ पर, जो इंग्लैंड, क्योंकि यहाँ से सारा पैसा लेके जाता था भैया, यहाँ का कोई ऑफिसर हो गया जो ब्रिटिश ऑफिसर रहता था वो जाता था, तो सारे लोग जो है वो हमारे देश में या फिर इंडिया में काम करना चाहते थे, क्योंकि हमारे देश में पैसा बहुत था, ठीक है। और इसका जो है वो ट्रेड के माध्यम से आपको देखने को मिलता है।
अब वही बात उसको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुभने लगी भाई, वो करे तो करे। तो उसके लिए उसने क्या बोला कि भाई एक हम रेगुलेटिंग एक्ट लाएंगे और इस एक्ट में हम जैसे बोलेंगे वैसे आप काम करोगे, आप अपने मन मुताबिक काम करोगे तो हम और दूसरी कंपनी को भेजकर वहां पर ट्रेड करने का मौका दे देंगे, फिर आप नहीं कर पाओगे। तो बोला ठीक है भैया यार कर लो यार, क्योंकि मतलब पूरी खो जाने से बेहतर है ना कि कुछ बचा रहे, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट का अभी भी कंट्रोल ज्यादा था भाई, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट जब चाहती तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से उखाड़ कर फेंक देती और आगे चलकर बात भी होती है ऐसी, आगे चलकर बात भी होगी, आगे हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो है ना क्या बोला गया, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम करे उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और सबसे पहली बार इट डेजिग्नेटेड दैट गवर्नर ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और पहली बार ये बात बोली गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या भाई कि जो आपका गवर्नर ऑफ बंगाल है वो अब किस नाम से जाना जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपका क्वेश्चन देखिए यही सर आज वो क्या कि कौन से रेगुलेटिंग एक्ट में या कब जो है वो गवर्नर जनरल या गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम बदलकर या उसका पोस्ट का नाम बदलकर, शायद प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट नाम बदलकर हम लोग लिख दिए या फिर लिख देंगे अगर मान लो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, ऐसे करके अगर कुछ आ जाए तो उसमें चेंज हुआ। सेम उसी तरीके से हुआ था पहले जो, क्योंकि बंगाल में बहुत ज्यादा दबदबा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो गवर्नर ऑफ बंगाल बोला, उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, हु हैज अथॉरिटी ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ अ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, ठीक है, जिसका कंट्रोल जो होगा। अब जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये देखो भारत का मैप था, ठीक है, ये यहाँ पर कलकत्ता, ठीक है, यहाँ पर क्या था भाई कलकत्ता, और कलकत्ता जो था वो जिसके एक तरीके से बोल दिया जाए यहाँ पर बंगाल, तो बंगाल में बहुत ज्यादा दबदबा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज्यादा दबदबा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई अब गवर्नर ऑफ बंगाल जो है या फिर गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो अब किस नाम से जाना जाएगा, अब उसको या उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाएगा। वो कब भाई 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में, अभी मैंने बताया। तो यहाँ के अलावा जो था एक तो बॉम्बे, ठीक है, एक तो बॉम्बे और एक है मद्रास, ठीक है, बॉम्बे और एक मद्रास। तो यहाँ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था, कहाँ कहाँ, कलकत्ता, मद्रास और एक तरीके से बॉम्बे। तो क्या बोला गया भाई उसके द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कि भाई आपका जो कंट्रोल होगा वो कलकत्ता में तो होगा ही, लेकिन जो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो किसको देखेगा, और भी मद्रास और बॉम्बे को, मतलब बिना मतलब मान लो कि गवर्नर यहाँ एक अलग होगा, गवर्नर ऑफ बॉम्बे अगर मान लो होता, ठीक है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है, या फिर यहाँ पर गवर्नर ऑफ मद्रास, तो ये बिना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछे बिना कोई भी काम नहीं करेंगे, ना टैक्स लगाएंगे ना कुछ करेंगे, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर कंट्रोल किसको दे दिया गया भाई कि कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल करेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि कहाँ बैठेगा, यहाँ पर, क्लियर। तो ये बात है, थोड़ा सा समझ के चलना है। उसके बाद द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज, और इसके जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन किनको बनाया गया भाई, वैरन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो किसको बनाया गया, वैरन हेस्टिंग को, ठीक है। वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया जिसको एस्टैब्लिश किया गया किसमें, कलकत्ता में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी एस्टैब्लिश किया गया कहाँ पर, कलकत्ता में। और सर इलाइजे एम्फी को फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाया गया था। और वो जो सुप्रीम कोर्ट था, जैसे आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट देखते हैं ना, सेम उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता या बंगाल में बनाया गया था, ठीक है, बंगाल में एस्टैब्लिश किया गया था, क्लियर। It prohibited the servant of the company to engage in any private trade and accept the present or a bribe from the natives। क्या बोला गया, और सारे जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया में काम करते हैं उनको ब्राइब लेने से रोका गया कि अगर कोई भी पाया जाएगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें थी जिसको हम लोग आगे शानदार तरीके से समझेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा इससे रिलेटेड होगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, उसको हम लोग भी देखेंगे शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।